जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आज आप सभी के लिए जो बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बोलिएगा कि फर्स्ट अध्याय आप सभी को चालू कर दिया है और आप सभी को बोलिएगा कि इतना लेट से सर आप सभी को बिल्कुल वन शॉट ये क्लास मिलने वाला है। यदि एक चैप्टर एक क्लास में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि जितने भी टॉपिक इस चैप्टर से पूछने वाला है और यह टॉपिक यानी कि इस चैप्टर से ही पूछने वाले हैं, इस चैप्टर से यदि एक भी क्वेश्चन भाग गया तो आप बोलिएगा। इतनों को आप सभी के इसमें जो लाए हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन बैंक समेत लाए हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सभी को एक क्लास में आप सभी को इतना चीज कवर करके देने वाले हैं, इससे बेहतर आप सभी को क्या होने वाला है, ठीक ना। इसीलिए इस क्लास को यदि आप सभी देखने आए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस क्लास को लास्ट तक देखिए। आप सभी को बिल्कुल बहुत फायदा होने वाला है। यदि इस क्लास में शुरू से अंत तक यदि टिक गया तो आप सभी को बिल्कुल मैं दावा ठोक के ये वादा देता हूँ कि इस क्लास से आप सभी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं इस क्लास से। यदि वन शॉट बोल रहे हैं तो वन शॉट होने वाला है और आप सभी को ये सारा वन शॉट में कवर होने वाला है और आप सभी से इस चैप्टर से 100% आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव आता है। इसलिए आप सभी को इससे क्या करना है, देख के ही जाना है। यदि आप सभी क्वेश्चन बैंक दूसरे के चैनल पे फॉर्म रहता है, इसलिए यदि आप सभी खुद अपना क्या चाहता है पीडीएफ भी चाहता है तो हमसे इस नंबर से संपर्क करिए। आप सभी को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देने वाले हैं। खुद ग्रुप में डाल दें, जो बच्चा लेट से जुड़ा है उनको भले पीडीएफ नहीं मिला होगा, ठीक ना। यदि जो बच्चा पहले जुड़ा है उनको खुद पीडीएफ भेजे। यदि बोलिएगा कि सर हमको पीडीएफ अभी नहीं मिला है तो फिर से डाल दीजिए, तो फिर से उसा होगा डाल देगा। क्योंकि एक आध बच्चा हो सकता है कि ये जो लास्ट में जुड़ता है ना उनको पीडीएफ दिखाई शो नहीं करता है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक ना। टेलीग्राम पर बोलो शो कर देता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में दिए है, वहाँ पर बिल्कुल आप सभी को फ्री में दे रहे थे। इसलिए आप सभी को इस तरह से कंटेंट चाहते हैं ले सकते हैं। और आप सभी के बीच एक महान भिवियाई क्वेश्चन भिवियाई नोट्स लेके आने वाले और उस यदि जिस तरह से मेहनत से बना रहे हैं यदि उसको पढ़ लीजिएगा ना 100% आप सभी को बिल्कुल बोल देंगे कि 400 प्लस उसी से आप सभी को पीडीएफ से लड़ने वाला है। इसीलिए वह पीडीएफ बिल्कुल लेना मत भूलिएगा और वह क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। और क्लास को रेगुलर देखिए, वो अलग से शेड्यूल बना के देंगे। ये क्रैश कोर्स के अंतर्गत था, ये वन शॉट के अंतर्गत था, तो इसको एक डिटेल से बता के कर रहे हैं। एक भी कॉन्सेप्ट किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होने वाला है, इसलिए ज़्यादा देर भी हम करेंगे नहीं। आप सभी को बिल्कुल क्लास स्टार्ट करेंगे। यदि आप सभी एक क्लास में सारा चीज़ खत्म करना चाहते हैं तो यह क्लास बिल्कुल देखें। और आप सभी को कहीं पर टाइम भी पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी का लास्ट एग्जाम का टाइम आ गया है। बिल्कुल जो अभी पढ़ेगा वही कामयाब में ज्यादा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कहता है कि देखो फर्स्ट में क्या है, इस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। क्या है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भारत के अर्थव्यवस्था किस तरह से और इसके विकास किस किस तरह से होगा और हुआ है, वह विकास का इतिहास जानने वाले हैं हमसे, ठीक ना। कहता है इसी में एक जो टॉपिक आ रहा है, कहता है उपनिवेश क्या है। कहता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, किसी कमजोर देश पर क्या करता है, कब्जा करता है, तो कमजोर देश की शक्तिशाली का उपनिवेश कहा जाता है। कमजोर देश की शक्तिशाली का उपनिवेश कहा जाता है, ठीक ना। अब जानते हैं कि भारत के बारे में इतिहास जानकारी लेने वाले हैं। तो भारत गुलाम होने से पहले उसके क्या नाम से पुकारा जाता था, भारत ही बोला जाता है कि और भी अच्छा नाम जाना जाता है, वे सभी बिल्कुल जानने वाले हैं, ठीक ना। तो भारत को जो गुलाम होने वाला था, गुलाम होने से पहले ही भारत को सोने का चिड़िया के नाम से जाना था। क्यों? क्योंकि भारत में इस तरह से सोने का खदान के रूप में हर तरह का चीज था ना, एक खनिज था, कोयला था, बहुत सा चीज था। वे सारा चीज ब्रिटेन ने क्या किया, ढो के लेते गया। विदेशों ने क्या किया, सारा भारत से लेते गए। तब उसके लिए छोड़ना नहीं चाहता था और भारत को जो गुलाम बना के रखा था। ये देख सकते हैं कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का क्या रहा, गुलाम रहा, यानी कि ब्रिटिश का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा था, ठीक ना। अंग्रेजों ने वो क्या नीति लाया था, फूट डालो और शासन करो का अपना नीति अपनाया था, ठीक ना। उस पर यह डाल दिया था कि फूट डालो और शासन करो अपना नीति, ठीक ना। इस तरह से नीति का अपनाकर भारत को अपना दास बना कर रखा था, अपना एक गुलाम बना कर रखा था, ठीक ना। चलिए और भी नेक्स्ट जानते हैं इनका। जरा से इनको जूम करके दे दिया ना तो आप सभी को बिल्कुल सटीक दिखाई भी पड़ता होगा। चलिए अब जानते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या कहता है। आर्थिक क्रिया जो अपना पूंजी अर्थव्यवस्था होता है ना, उसी के बारे में कहता है। आर्थिक क्रिया क्या है,
अतः वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होता है यानी कि पूंजी प्राप्त होता है, ठीक ना, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक ना। कहते हैं अर्थव्यवस्था क्या? अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रिया का योग होता है। अर्थव्यवस्था क्या? तो समाज के सभी तो अर्थव्यवस्था जो होता है ना, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रिया, जितना भी समाज में अपना आर्थिक क्रिया होता है, सभी का क्या होता है? योग होता है। वही तो अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। कहता है ब्राउन है, अर्थशास्त्री के ही एक वैज्ञानिक थे, कहता है ब्राउन के अनुसार, ब्राउन था, कहता है ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है। वह परिभाषा जो दिया था कौन? ब्राउन के अनुसार कहता है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन मतलब अपना संपत्ति अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक ना। अपना धन अर्जित करने का क्या एक प्रणाली होता है, क्या? अर्थव्यवस्था, ठीक ना। कहता अर्थव्यवस्था के दो कार्य निम्नलिखित है। अर्थव्यवस्था के कितने कार्य है? दो कार्य निम्नलिखित है, ठीक ना। अर्थव्यवस्था के दो कार्य निम्नलिखित है। जानते हैं कि लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, ये भी क्या? अर्थव्यवस्था के कार्य है, ठीक। अब जानते हैं लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, लोगों को अवसर प्रदान करना भी क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था के प्रकार कहलाते हैं, ठीक ना। अर्थव्यवस्था के कार्य कहलाते हैं, ठीक ना। अर्थव्यवस्था की संरचना जानते हैं, अर्थव्यवस्था के किस प्रकार संरचना करके रखा है, ठीक ना। अर्थव्यवस्था के किस तरह से आमदनी आता है, अर्थव्यवस्था किस तरह से चलता है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक ना। अब चलो जानते हैं, कहता है कि देखो अर्थव्यवस्था क्या है? जो संरचना, एक प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। पर संरचना जो क्या क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, और क्या है? द्वितीय क्षेत्र है, और क्या है? तृतीय क्षेत्र है। अब इन सभी को बारी बारी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सभी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तु को प्राप्त करना, जैसे व्यवसाय आते हैं। ये सभी व्यवसाय में एक धंधा आता है, ये सभी धंधा कौन सा कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी को रखा गया। क्या क्या रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, मछली पालन एवं जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, जैसे व्यवसाय, यानी व्यवसाय में कहते हैं धंधा आता है, ये सभी धंधा क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और भी प्राथमिक क्षेत्र को नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। अब जानते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ठीक ना। अब चलिए जानते हैं। कहता है कि द्वितीय क्षेत्र, कहता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज व्यवसाय, ठीक है, खनिज का व्यवसाय करना, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। ये क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा, द्वितीय क्षेत्र का के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र को एक उद्योग क्षेत्र कहा, उद्योग मतलब एक धंधा का क्षेत्र ना होता, उसी प्रकार को द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना। ये बिल्कुल आप सभी को जान गया बोलेगा कि द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब जानते हैं तृतीय क्षेत्र। क्या जानते हैं? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक एवं बीमा एवं परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। क्या क्या सम्मिलित होते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत? ठीक ना, एक बैंक, बीमा, परिवहन गाड़ी से कोई भी चीज ढोना करना, ठीक है, परिवहन चलाना, गाड़ी चलाना, संचार एवं व्यापार में कोई भी चीज का धंधा करना, ठीक है, आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब कहता है कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। चलिए 3 प्रकार क्या क्या होता है उन सभी को जानकारी लेते हैं, ठीक ना। अब देखो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार यही है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार जो है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या क्या है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, एक दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक नंबर में क्या है?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा नंबर क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा नंबर क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या क्या अंतर्गत आता है, ये सही बिल्कुल जानकारी लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक ना। अब जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अब जान लो, देखो कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद अपना निजी जो अधिकार होता है, निजी अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आता है देश, अमेरिका आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या क्या अंतर्गत आता है देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। चलिए आप जानते हैं कि 2 नंबर में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कहता है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन करने के बाद क्या होता है, सरकार पर क्या था उसका नियंत्रण, देखभाल होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन और क्यूबा, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है चीन और क्यूबा देश आता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट जानते हैं, कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक ना। कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण हो। सरकार और पूंजीपति जो पूंजी लगे उनका दोनों का अधिकार होता है, ठीक ना, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है। उसमें जो देश आता है, भारत आता है, कनाडा आता है, इंग्लैंड आता है। भारत, कनाडा, इंग्लैंड, क्योंकि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर मिश्रित दोनों का कार्य होता है, पब्लिक का भी कार्य होता है, सरकार का भी कार्य होता है, ठीक ना। इसलिए क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। आर्थिक विकास, आप जानते हैं कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है, किसे कहते हैं आर्थिक व्यवस्था, ठीक ना। कहता आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। देखो, अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में क्या होता है, वृद्धि होती है, उसे कहता है आर्थिक विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक ना। चलेगा, प्रो मेयर एवं वाल्डविन के अनुसार जानते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा, आर्थिक विकास। प्रो मेयर एवं वाल्डविन के अनुसार कहता है आर्थिक विकास, कहता है आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति की वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, ठीक है। कहता आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति की वृद्धि की दर है तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या है, संबंध है, ठीक है। इसी के अंतर्गत दर्शाया गया। कहता है प्रोफेसर रेस्टोव के अनुसार अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास का परिभाषा दे। प्रोफेसर रेस्टोव के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा जानने वाले, ठीक है। आर्थिक विकास का परिभाषा, कहता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है, ठीक है। कहता है आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास किस देश के लिए क्या आता है, जो विकासशील, खुद विकास कर चुका है जो देश, ठीक ना, जो देश खुद विकसित है, पूरा हाई फाई में चल रहा है, ठीक ना, उस देश के लिए आर्थिक विकास शब्द बोला जाता है। आर्थिक वृद्धि क्या होता है, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए क्या होता है। भारत का एक विकसित देश के अंतर्गत चल रहा है, जो विकसित हो ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है, एकदम पूरा फॉर्मेशन के साथ, ठीक ना, पूरा हिम्मत, जोश और जुनून के साथ जो बढ़ रहा है वो क्या है, आर्थिक वृद्धि कराता है। अब जाने जो विद्यार्थी मान लो को टेस्ट में फाइनल खुद नंबर लाता है, हमेशा ऊपर टॉप में नंबर लाता है, 100 लगभग मान लो, वे क्या है, विकसित है, विद्यार्थी भी क्या है, विकसित पढ़ने में, और जो खुद अपना प्रयास कर रहा है, एकदम कभी 90 अटक रहा है, कभी 100 के नंबर के मान लो एग्जाम ले रहा है तो कभी 90 अटक रहा है, 99 अटक रहा है, कभी 80 गिर रहा है, इस तरह से कभी 90 बढ़ रहा है। इस तरह से यदि कोई आगे बढ़ रहा है, नियंत्रण यदि चल रहा है, क्या है, आर्थिक वृद्धि है, अपना पढ़ाई में प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक ना, इस तरह से क्या है, आर्थिक वृद्धि है। और जो मानक आर्थिक विकास क्या है, जो मानक खुद विकसित हो चुका है, तो जो पढ़ता है कोई दिक्कत, कोनो सब्जेक्ट टेस्ट लो कोई दिक्कत नहीं, उतने नंबर लाते रहेगा, ठीक ना, वह कौन सा होता है, आर्थिक वृद्धि, मतलब आर्थिक विकास का क्या है, आर्थिक विकास बोले मतलब कोई आर्थिक विकास रूप से वह कर चुका है, ठीक ना, इसलिए वह क्या है, आर्थिक विकास है, ठीक। अब जान गए आर्थिक वृद्धि में, जान गए। अब जानते हो उसका कुछ नोट्स बात है, जानते हैं, ठीक है। कहते हैं नोट क्या है, अब चलो जानते हैं।
कहता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्द कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसमें बात बोलने का मतलब है कि इन दोनों में खुद कोई अंतर नहीं है। ये भी जिस तरह से प्रयास करना उसको छूने छूने के कगार पर रहता है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं तुमको एक दिन छू लेंगे, इसलिए इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। अंतर उसमें होता है जो कुछ ही अपना काम ही नहीं करना चाहता है, अपना मान लो कि पढ़ाई एकदम विद्यार्थी का एग्जाम्पल दिए, विद्यार्थी खुद पढ़ना ही नहीं चाह रहे, क्या है कमजोर देश है तो कमजोर पड़ जाएगा, तो कमजोर विद्यार्थी। इसीलिए आप सभी को क्या करना है, एकदम लगातार नियंत्रण मेहनत के साथ करते रहना है। इसलिए आप क्या विकसित के साथ साथ विकासशील भी खुद हो जाएंगे यदि एक लगातार मेहनत करते रहिएगा तब होइएगा, ठीक नहीं। चलिए जानते हैं और आगे कहता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। कहता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर आर्थिक प्रगति शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। किस शब्द का, आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग हम सभी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं 3 नंबर। कहता है आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। आर्थिक विकास जो होता है ना आर्थिक नियोजन के द्वारा, किसके द्वारा होता है, आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है, आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है, आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। मतलब आर्थिक नियोजन क्या है, ठीक ना, इनके बारे में जानकारी लेंगे ना। आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के साधनों का विकासात्मक क्रिया के में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक ना। आपसे बिल्कुल जानिए कि आर्थिक नियोजन क्या है। चलिए देखो यहाँ से कहता है कि आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक। अब जानते हैं आगे कहते हैं भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा किया गया है। भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा किया गया है, ठीक ना। अब जानते हैं कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक ना। भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं खास करके। कोई दिक्कत नहीं। कहता आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, ये क्या कहते हैं, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना, ये भी क्या आर्थिक नियोजन करता है, ठीक। आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, मतलब आत्मनिर्भरता बोले मतलब अपना निर्भर खुद प्राप्त करना, अपने आप पर रहना, अपने से किसी से हेल्प नहीं लेना, ठीक नहीं, हेल्प नहीं लेना, अपने आप हर चीज प्राप्त कर लेना, आत्मनिर्भर कहलाता है। सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना, अपना समाज में क्या करना है, मान लो कि तुम होशियार हो अपने जिला में, समाज में क्या करना, अपना न्याय को सोल जाना, अपना न्याय हमेशा हकीकत रखना चाहिए, झूठ कभी नहीं रखना चाहिए। जो गलत तो गलत, चाहे अमीर रहे या गरीब रहे, तो क्या करना, गरीब का जिस तरह गरीब है उसी तरह उसको भी हक मिलना चाहिए जिस तरह अमीर को हक मिलता है, लेकिन वाजिब बात पर। किस बात पर, वाजिब पर। इसलिए कहता है कि सामाजिक में क्या करना, सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना। न्याय मतलब फैसला सही समय पर सही डिसीजन सुनाना किसी को भी, है नहीं कि यदि तुम्हारा वैल्यू दे रहा है तो अमीर के इधर घुस गया, अमीर का बढ़ावा कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक। चलो योजना आयोग जानते हैं। कहता है योजना आयोग क्या है, योजना आयोग से क्वेश्चन आता है, और कौन कौन सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहता है पूछा, कहता है योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए आप वैसे भी खुद बोल सकते हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है, बोलेगा कि नरेंद्र मोदी हो सकता है। इसलिए कहता है योजना आयोग को नीति आयोग में भी बदल दिया है, ठीक है। तो बोलिएगा भी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वही नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री होता है, ठीक। जान के कहते हैं योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होता है, ठीक। अब नेक्स्ट योजना आयोग का गठन कितना हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठन हुआ था, ठीक। अब जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। क्या लग दिया, नीति आयोग को। कब बदला है, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बदल कर रख दिया। कब बदला है, 1 जनवरी 2015 को। चलो नेक्स्ट जानते हैं, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना है। कितना है, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। कितना योजना, 12 पंचवर्षीय योजना, ठीक ना।
इस तरह से आप सभी का योजना आयोग के अंतर्गत सभी होता है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना कितना वर्ष था, ये क्वेश्चन पूछता है। पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था 1951 से कितना था, 1956 तक था। ठीक, कितना तक था, 1956 तक, 1951 से 1956 तक था। ठीक, आपसे बिल्कुल जान गए। नेक्स्ट जानता कहता है अंतिम पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक। कितना तक, 2012 से 17 तक, कितना तक रखा गया, 2012 से 17 तक रखा गया। ठीक ना। अब जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। ठीक ना, चलिए जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है। ठीक ना। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र यदि विकास करना है ना तो राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी अपना अपना राज्य को क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जब तक तालमेल नहीं रहेगा योजना आयोग से और अपना राज्य को, तब विकास नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा संपत्ति पूंजी नहीं देना चाहेगा दूसरे राष्ट्र के लिए, दूसरे राज्य के लिए। जो ज्यादा तालमेल रहेगा और जनता अब किससे, अब बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को योजना आयोग का अध्यक्ष से ज्यादा तालमेल रहना चाहिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री। मतलब किसका बोलने का मतलब है प्रधानमंत्री से ज्यादा तालमेल रहना चाहिए सभी राज्य को, तभी अपना राज्य के लिए ज्यादा विकसित करेगा, ज्यादा पूंजी हर जगह पर देगा। ठीक ना, क्योंकि ज्यादा पूंजी जो रहता है अपना राष्ट्र के प्रति रहता है, थोड़ा अपना राज्य में रहता है ज्यादा पूंजी। कोई भी चीज गड़बड़ होगा डायरेक्ट राष्ट्र संभालता है। ठीक ना, चलो जानते हैं पता है योजना आयोग के बीच तालमेल का होना सहयोग वातावरण के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अब जानते हैं नेक्स्ट कहता है राज्य सरकार या राज्य परिषद का गठन। राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को था। कब किया था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री थे। कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्र विकास, राष्ट्र को यदि विकास करना उसका प्रधान अध्यक्ष कौन होगा, भारत के प्रधानमंत्री होता है। ठीक ना, दूसरे देश घूमने जाता है, इस कोई भी देखता है इस तरह विकासशील है। ठीक ना, और अपना भाषण में रखते हैं हमको ये चीज विकास करना, वो चीज विकास करना। कौन अध्यक्ष होता है, भारत के प्रधानमंत्री। आप सभी खुद बोल सकते हैं कि 3 बार से कौन चुनाव जीत रहा है, वही अभी भारत के प्रधान अध्यक्ष है, योजना आयोग का अध्यक्ष है। ठीक ना, अब योजना राष्ट्रीय विकास ये हो गया। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के क्या था, सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी होते हैं। अपना राष्ट्र विकास परिषद अपना राष्ट्र के हित में रखते हुए अपना राज्य का विकास करने का कौन अधिकार ज्यादा रखता है, कौन का मतलब है, किसको होता है, मुख्यमंत्री को। तो कहता है राष्ट्र विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक, और नेक्स्ट जानते हैं योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमानित, कौन सी चीज अनुमानित किया जाता है, किसके द्वारा, योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमानित जो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, अनुमानित किया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब जानते हैं कि समावेशी क्या है, समावेशी क्या है, चलो जानते हैं। कहता है समावेशी, समावेशी विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा होता है। सभी वर्गों का क्या होता है, सभी एक वर्ग का नहीं, हर एक प्रकार का, चाहे छोटा वर्ग रहे या बड़ा वर्ग रहे, चाहे हरिजन रहे, चमार रहे, डोम रहे, कोनो भी जात का रहे, सभी वर्ग का क्या होता है, विकास। सही समाज के सही जीवन किसका ऊंचा होना चाहिए, स्तर क्या होना चाहिए, उसका ऊंचा होना चाहिए, हो जाए या होना चाहिए। ठीक ना, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास लाभ से अछूता नहीं रहे तो। ठीक ना, कहता है कि इस विकास में क्या कहता है, मैंने कि समावेशी विकास में, समावेशी में जो आप सभी को विकास जो होता है उसमें चाहे छोटा रहे जात या बड़ा जात रहे, उसमें एक भी जात छूटे नहीं, इस तरह से विकास को ध्यान में रखते हुए विकास कर देता है। तो ऐसी विकास की क्रिया को क्या कहता है, ऐसी विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। आप सभी बिल्कुल जानेंगे विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। सभी का जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, यह हो जाए की बात है। तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, बोलने का मतलब की अछूत नहीं रहे, मैंने छूट नहीं जाए, अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कि सतत विकास क्या होता है। अब जानते हैं नेक्स्ट में क्या है, सतत विकास क्या है। ठीक ना, सतत विकास के बारे में जानकारी हमको ये लेना है। ठीक ना,
कि देखो कहता है वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, वर्तमान के पीढ़ी के साथ साथ, ठीक ना, भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रख कर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। देखो मान लो कि अपना खुद पीढ़ी तो है ही है, ठीक है, अभी वर्तमान पीढ़ी, लेकिन भविष्य के भी पीढ़ी को देखते करते जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम सभी, सतत विकास। वही कहते हैं सतत विकास, वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी, मतलब क्या होता है, भविष्य की पीढ़ी, क्या होता है, भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर क्या जाता है, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, ठीक ना। अब मौद्रिक विकास, आप सब बिल्कुल जान गए कि सतत विकास किसे कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल समस्या। और समावेशी भी विकास जान गए कि समावेशी विकास उसके कहते हैं जो समाज के एक भी वर्ग क्या नहीं वंचित नहीं रहे इस विकास में, उसे समावेशी विकास कहते हैं। और सतत विकास बोलने का मतलब आप सबको बिल्कुल जान गए कि वैसा विकास जो वर्तमान समय को तो ध्यान में रखता ही है, और भविष्य के में आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी भविष्य में देख कर जो विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सतत विकास को। मतलब कि सतत विकास लगातार विकास हो रहा है, सतत बोलने का लगातार विकास होना चाहिए, और होना भी चाहिए, और होता भी है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट जानते हैं कि मौद्रिक विकास की कहानी क्या है। मौद्रिक विकास की कहानी, मौद्रिक विकास बोलने का मतलब कि सब बिल्कुल जानेंगे कि कुछ कुछ मुद्रा के जो हालचाल होने वाला है, ठीक, ठीक ना। मौद्रिक विकास की कहानियां जानते हैं। कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के विनय मतलब विनिमय, वस्तु को आदान प्रदान करना, ठीक ना। वस्तु विनिमय, विनिमय मतलब कहता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना करना, ठीक ना। क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से वस्तु का लेन देन करना, ठीक ना, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे आप सभी बिल्कुल अपने गांव में देखते होंगे या जानते होंगे कि यदि मान लो कि आप सभी का मूंग ज्यादा होता है तो उसमें क्या मूंग से क्या बदला जाता है, चना को बदला जाता है। एक वस्तु को दूसरे रूप वस्तु में क्या किया, बदल किया। एक वस्तु से वस्तु से वस्तु को यदि खरीदता है तो ये क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, ठीक ना। आपसे बिल्कुल जान गए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। आपसे मान लो कि बिल्कुल किसी को तुम कलम देकर तुम अपना कॉपी लिया तो ये क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, ठीक है। कोई भी वस्तु देकर तुम दूसरा वस्तु लेता है क्या करता है, विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे मान लो तुम गेहूं देकर चावल लिया, क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। मान लो कि चावल देकर तुम गेहूं लिया तो ये क्या विषय वस्तु विनिमय प्रणाली है। आप सभी बिल्कुल इस तरह से समझ गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, और आप सभी के बीच क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सीख मिलने वाला है। यदि इस तरह से यदि आप सभी क्लास में लगे रहते हैं तो आप सभी को एक भी समस्या नहीं आने देंगे, ठीक ना। इसलिए आप सभी इतना क्लास में बने रहना है, और अपने दोस्त में जहां तक होगा वीडियो को शेयर करते रहना है। आप सभी को भला होगा तो आप सभी मेरा दोस्त को भी भला कर दीजिएगा, ठीक ना। यदि आप सभी इतना दूर तक कम करते हैं तो आप सभी को बिल्कुल कुछ नहीं कम होमवर्क मेरा रहता है कि अपना शेयर करना है और अपना पढ़ाई करना है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। नियंत्रण पढ़ाई नहीं करिएगा तो एग्जाम गड़बड़ सकता है और एक साल का आप सभी को नुकसान हो सकता है। इसलिए नियंत्रण पढ़ाई को जारी रखना है और अपने दोस्तों में शेयर सब करते रहना है, ठीक। चलिए मौद्रिक प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, कहते मुद्रा से वस्तु एवं सेवा का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। विनिमय मतलब एक रुपये से दूसरे रुपये विनिमय करना, ठीक ना, आदान प्रदान करना, ठीक ना। मुद्रा से किसी वस्तु, मुद्रा से वस्तु एवं सेवा का, ठीक ना, विनिमय करना मतलब कि खरीदना, ठीक ना, मौद्रिक प्रणाली रहता है। जैसे मान लो कि मुद्रा यानी कि हम पैसा से हम कलम खरीदे, कॉपी खरीदे, दूसरा वस्तु खरीदे, ठीक ना, किस चीज से, पैसा से, रुपया से बोल सकते हैं, जो भी जहां जो जैसे चलता है उससे, ठीक ना। वह कहते हैं मुद्रा से वस्तु एवं सेवा, सेवा मतलब कोई भी चीज सेवा खरीदना, ठीक है। जैसे मान तुम कहीं जा रहा है गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, वहां से गया, वहां से आया, ठीक ना, तो क्या सेवा क्षेत्र करता है। सेवा क्षेत्र कुछ बता देंगे, सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। इसलिए आज जो क्या करना है, मुद्रा से चाहे वस्तु खरीदो या तो सेवा करो, ठीक ना। का विनिमय प्रणाली क्या कहलाता है, कोई मुद्रिक विनिमय प्रणाली क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है, ठीक ना। अब जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली क्या है, क्या चीज, बैंकिंग प्रणाली। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन करना, विनिमय की क्रिया का संपादन होता है, उसे क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है, ठीक ना। बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा, बैंक के माध्यम से किस चीज के द्वारा, चेक के द्वारा। देखिए जो वहां पर जो पासबुक के साथ जो चेक दिया जाता है ना उससे, यानी कि वहां पर जो निकासी पर्ची था उसके द्वारा नहीं, चेक एक पर्ची दिया जाता है, ठीक ना, उससे कुछ वैसे पैसा काटा जाता है,
उसी के द्वारा कहते हैं बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय, विनिमय में कोई भी लेन देन करना। चेक जो रहता है ना, वो चेक तुम जैसे तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम फोन पे भी नहीं डाल रहे, उसको करना है उसे चेक में लिख दो, तुम अपना सिग्नेचर कर दो, अकाउंट नंबर है उसमें पैसा लिख दो, तुम्हारे अकाउंट में रहेगा, दूसरे एक बैंक में भी जाएगा तो क्या कर देगा, उसको बना देगा, पैसा दे देगा उसको, उसके बदले सामान दे देगा या कोई भी कर देगा। उसमें क्या कहलाता है, वे क्या करता है, बैंकिंग प्रणाली कहलाता है, ठीक ना, बैंकिंग प्रणाली कहलाता है, ठीक ना, उसे बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है, बैंकिंग प्रणाली कहलाता है, ठीक ना। आपसे बिल्कुल जान के, जैसे मान लो कि तुम बहुत माना कि कोई भी चीज देहाती भाषा में ईट लेते हैं, ठीक, ईट लिया, ठीक ना, सीमेंट लिया, कोई भी चीज अपना घर बनाने के लिए ईट लिया, तुम्हारे पास पैसा कैश नहीं है, तुम अपना चेक काट दो और तुम ईट वाला के दे दो, ठीक है, किसको दे दो, ईट वाला को, चेक काट के दे दिया और तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, तुम्हारे बैंक खाता में पैसा है, बैंक यानी कि बैंक में नहीं, तुम्हारे अपना खाता में यानी कि अकाउंट में तुम्हारा पैसा है, वो दूसरा जो वो बैंक जाएगा उस चेक को देगा, वो अपना उसका पैसा वो अपने अकाउंट पे ले लेगा या उसको कैश रुपया दे देगा, ठीक ना। जैसे अपना सामान ले लिया, बैंक खाता में आया, वो अपने चेक क्या क्या बना लिया, कल बनाए बनाए परसों बनाए या तुरंत बनाए, उससे मतलब नहीं है, वो जाएगा तुम्हारा अकाउंट से कट जाएगा पैसा और उसके अकाउंट में चला जाएगा पैसा, उसको कैश देगा या चाहे जो भी देगा, ठीक है, चाहे इसी तरह से क्या कहता है प्रक्रिया, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है प्रक्रिया, बैंक बैंकिंग प्रणाली करते हुए क्या कहलाता है, बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली बोलने का मतलब यही है कि बैंक के माध्यम से ये काम हुआ, तुम तो उसको चेक दे दिया, तुम तो पैसा उसको दिया नहीं कैश, वो क्या कर दिया, वो बैंक में बनाया, तुम्हारे अकाउंट से कटा, ये भलो है, लेकिन वो बैंक का प्रणाली, बैंक ने उसका आदान प्रदान करवा दिया इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में, ठीक, जैसे ना कहता है ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, उसी प्रकार ये प्रक्रिया होता है, ठीक। चलिए जानते हैं अब आगे नेक्स्ट की प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, कहता है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से, कहता है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक ना। देश में जितना जनसंख्या है, ठीक ना, देश में जितना संख्या है और देश में जनसंख्या, देश में क्या है, जनसंख्या, जितना जनसंख्या है, ठीक ना, और जान लो, और देश में जितना इनकम हुआ, जितना कमाई हुआ एक वर्ष में, उसको आय को रख दो, उसका कमाई को रख दो और जनसंख्या से भाग दे दो, जो आएगा भागफल, यहाँ तो कुछ तो अबे करेगा ना, वो जो भागफल आएगा वह प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, ठीक ना। क्या चीज में, देश के अपना कमाई में अपना जनसंख्या से भाग दे दो, ठीक ना, और जो आएगा प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। सीधा साधारण जान रहे हैं कि देखो उससे नहीं निकालना है, कि तुमको इस तरह से निकालना है कि, ठीक ना, मान लो कि तुम्हारे घर में इनकम है 50,000 रुपया, ठीक ना, 50,000, ठीक, तुम्हारा घर में जनसंख्या है 5 गो, कितना है, छोटा बड़ा मिला के कितना है 5 गो, ठीक, और तुम अपना जनसंख्या से भाग दे दिया, इसमें तुम्हारा अपना इनकम में जो भाग देने पर जो आया कितना आया 10,000, यह 10,000 क्या कहलाया, प्रति व्यक्ति आय कहलाया, क्या कहलाया, प्रति व्यक्ति आय कहलाया, ठीक ना, ठीक है, ये क्या कहलाया, प्रति व्यक्ति आय कहलाया, बिल्कुल जान गए। इसी तरह से यदि आप सभी को प्रति व्यक्ति आय पूछा जाता है, यदि पूछ देगा डायरेक्ट फार्मूला के प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या होता है, कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होता है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कहता है प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत होती है, औसत देखो, प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए भी, प्रति व्यक्ति आय रहते हुए भी क्या कहता है, व्यक्तियों की औसत होती है, औसत कोई प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, ठीक है, एक अनुमान लगा देता है कि जो कमाता है जो नहीं कमाता है उसको एक बराबर कर देता है। जैसे मान लो किसी घर में 50 रुपया कमाता है, कोई 1,200 रुपया कमाता है, ठीक है, एक दिन का, कोई मान लो कोई 6,000 कमाता है, मतलब महीने मान लो, ये हाँ महीने में, साल मान लो, कुछ भी मान लो, इस तरह से रहता है, ठीक है, और सभी को जोड़ के जब जनसंख्या से यदि भाग दे देते हैं वही निकल जाता है औसत। इसी तरह से औसत भी निकालते हैं, ठीक है, औसत को ही क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है एक तरह से मानो, क्योंकि जितना जनसंख्या जितना कमाता है सभी को जोड़ दे, जोड़ने के बाद जो जितना जनसंख्या उससे भाग दे दो तो प्रति व्यक्ति आय होता है, ये तो उसी को बोल सकते हैं हम औसत, क्या हो गया, औसत हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, कहता है आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सूचकांक माना जाता है, क्या माना जाता है, सूचकांक। तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए, आर्थिक विकास को माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सूचकांक माना जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4
तो ना 4 लाख 21 22 11 10 4 लाख 4,53,000 प्रति वर्ष है या इससे अधिक है, वह विकसित देश कहा जाता है। विकसित देश कहता है, देखो विश्व बैंक के अनुसार या विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार बोल रहे हैं, 2006 के अनुसार जिन देश की प्रति व्यक्ति आय, जिन देश की प्रति व्यक्ति आय, जिन देश की किसकी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय यदि मान लो कि 4,53,000 प्रति वर्ष हो रहा है, उसका इनकम 4,53,000 उनका प्रति वर्ष इनकम हो रहा है एक व्यक्ति का, या इससे अधिक हो रहा है, तो वह विकसित देश कहा जाता है। मतलब कि उसका हरेक उसको विद्यार्थी मैंने हर एक व्यक्ति का इतना लाभ हो रहा है, 4,53,000 यदि हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति का, तो वह कौन सा देश कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। ठीक ना, वो कौन सा देश कहलाएगा? विकसित देश। जैसे मान लो विकसित देश आप कैसे हम जानेंगे? जैसे मान लो कोई कम कमाता है, कोई बेसी कमाता है। जैसे मान लो कोई इतना कमाता है 4,53,000, कोई मान लो कि 8 लाख कमाता है, अब मान लो कोई जो 3 लाख कमाता है, जिसको यदि जोड़ देंगे तो 4 लाख के लगभग हो गया ना। इसी प्रकार होता है, मान लो कोई 10 लाख कमाता है, कोई 4 लाख कमाता है, इसको भाग दे देंगे, जोड़ देंगे कितना हो गया? 6,000 10 को यदि दो व्यक्ति था तो 2 भाग देंगे 10 में, 10 पे 2 लाख तो 5 लाख निकल गया। यहाँ 4.5 लाख के मिला गाँव विकसित हो रहा है, यहाँ 5 लाख हो गया। ये क्या है? विकसित देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ये सभी जान गए होंगे। ठीक ना, मुझे जैसा अनुमान लग रहा है। यदि नहीं समझ में आता होगा तो बिल्कुल आप सभी कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट लगातार करते रहना है। ठीक, चलिए विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति वर्ष या इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है या विकासशील देश कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे 1000 में आ गया। कहता है विश्व बैंक के अनुसार या विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के अनुसार? 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कितना हजार रुपया है? 37,000 कितना हजार? 37,000 प्रति वर्ष या इससे कम है। 37,000 इससे कम है, निम्न आय वाला देश क्या कहलाता है? विकासशील देश कहलाता है। खुद विकास की ओर जा रहा है, खुद विकास कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ठीक ना, कहाँ तक आया? अरे नहीं तो इससे चला जाता है ना। यहाँ तक पढ़ लिया, उसके बाद अच्छा है ना पेज, नेक्स्ट पेज यहाँ पर है। नेक्स्ट जानते हैं, 37,000 तक यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो नेक्स्ट जानते हैं, कहता है भारत के प्रति व्यक्ति आज 2004 में केवल 28,000 प्रति वर्ष। देखो भारत के प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 प्रति वर्ष थी। ठीक ना, इसलिए भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है। भारत निम्न वर्ग के देश में आता है। कितना हजार रुपया था प्रति व्यक्ति आय? 28,000। तो ये निम्न में है, लगभग न्यूनतम में निम्न में था। ठीक ना, इसलिए भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है। ठीक, और जानते हैं मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। कितने होता है? मानव विकास, मानव को विकास करने का सूचकांक, मतलब सूची जो है 3 सूची है, ये 3 सूचकांक है। ठीक है, ये 3 सूचक कहते हैं जीवन आशा, शिक्षा प्राप्त, जीवन का आशा बने, शिक्षा प्राप्त करना, जीवन स्तर। ठीक है, जीवन स्तर, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। ठीक, ये 3 चीज होता है मानव को विकास करने की। जीवन है तो उसका कुछ आशा रखो, शिक्षा है शिक्षा प्राप्त करो, जीवन स्तर बनाए रखना है। ठीक, चलो और भी नेक्स्ट जानते हैं। इससे कहता है कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, इसका शॉर्ट कौन HDI है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, HDI का फुल फॉर्म। ठीक है, अब जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास मतलब UNDP कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। अब जानते हैं मानव विकास रिपोर्ट क्या है? HDR कहता है महबूब उल हक के निर्देशन में
तैयार किया जाता है। किसके अनुसार? मानव विकास रिपोर्ट जो कहता है महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया जाता है। ठीक, अब आगे जानते हैं। मानव विकास सूचकांक की दर 0 से 1 के बीच होता है। मानव विकास की दर कितना होता है? मानव विकास सूचकांक की दर कितना होता है? 0 से 1 होता है। 0 से 1 होता है। ठीक, चलिए मानव विकास के 3 सूचक होते हैं। मानव विकास के कितने सूचक होते हैं? 3 सूचक होते हैं। ठीक, चलिए जानते हैं मानव विकास के क्या क्या 3 सूचक होते हैं। एक जीवन आशा होता है। क्या होता है? एक जीवन आशा होता है, एक शिक्षा प्राप्ति होता है, एक जीवन स्तर होता है। ठीक, मानव विकास स्तर के कितने सूचक होते हैं? 3 सूचक। तीनों सूचक जानिए, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। ठीक, और जानते हैं एचडीआई को क्या होता है? जीवन आशा शिक्षा प्राप्ति, जीवन आशा शिक्षा प्राप्ति प्लस जीवन स्तर, जीवन स्तर को बनाए रखना। ठीक, अब एचडीआई में 177 देश एचडीआई की गणना की गई है। एचडीआई में क्या कहते हैं? एचडीआई में 177 देशों के एचडीआई की गणना की गई है। ठीक, एचडीआई में भारत का स्थान 126वां। एचडीआई में भारत का स्थान कितना? 126 है। ठीक, भारत का एचडीआई मूल्य 0.0611 है। ठीक, भारत का एचडीआई मूल्य जो है, भारत का जो एचडीआई में मूल्य जो है कितना है? 0.6111। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक ना, कहता है एचडीआई में भारत के ऊपर नॉर्वे है। एचडीआई में भारत के ऊपर कौन है? नॉर्वे। और सबसे नीचे क्या? नाइजर है। भारत के सबसे ऊपर में कौन सा है? नॉर्वे देश, और सबसे नीचे नाइजर है। कौन सा है? नाइजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय मानव विकास का रिपोर्ट जो है योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, कहता है राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट पहली बार 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया। ठीक है, कौन क्या गया था? दिल्ली में। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर केरल है। राष्ट्रीय मानव विकास में, अपना राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है? केरल। और सबसे नीचे कौन है? बिहार है। सबसे ऊपर कौन है? केरल। और सबसे नीचे क्या है? बिहार है। ठीक, अब जानते हैं कि BIMARU बीमारू राज्य के अंतर्गत क्या कहते हैं? बीमारू साउंड का परिभाषा BIMARU। ठीक है, बीमारू में BI से क्या होता है? बिहार होता है। M से क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है। A से क्या होता है? आसाम होता है। R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश होता है। ठीक, अब बिल्कुल जान गए। बीमारू BI से क्या होता है? बिहार होता है। BI से क्या होता है? बिहार होता है। ठीक, और M से क्या आता है? मध्य प्रदेश होता है। क्या आता है? मध्य प्रदेश होता है। ठीक ना, M से क्या आता है? मध्य प्रदेश होता है। A से क्या आता है? आसाम होता है। आसाम होता है। आसाम। R से क्या आता है? राजस्थान। R से राजस्थान हो जाता है। ठीक, और बिल्कुल जान गए R से राजस्थान। और U से क्या आता है? उत्तर प्रदेश, यानी इसको यूपी बोलते हैं। उत्तर से क्या आता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या आता है? U से उत्तर प्रदेश होता है। ठीक, बिल्कुल जान गए, उत्तर प्रदेश होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। ठीक है, आधारित संरचना क्या? आधारित संरचना क्या है? आधारित संरचना मतलब वे सभी तत्व जो देश के, वे सभी तत्व आधारित संरचना, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार है, जी उन्हें देश का आधारित संरचना कहा जाता है। जैसे बिजली, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सभी क्या है? आधारित संरचना है। ये सब यदि नहीं रहेगा, उसका आधार है, मतलब विकास करने का क्या हुआ? अधिकार है। जिससे ये सब नहीं रहेगा तो विकास भी कर जाएगा, बहुत मुश्किल है। ये सब मेन आधार है उसका। ठीक ना, ये आधार ना बेस होता है, इसका बेस मजबूत करने का बिजली होता है। बिजली नहीं रहेगा तो उसको बहुत सा धंधा रुक जाएगा। स्कूल जैसे सही नहीं चलेगा तो स्कूल से बहुत पढ़ाई रुक जाएगा। कॉलेज है, ठीक, अस्पताल है, परिवहन है, गाड़ी सब नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक, और क्या? संचार में फोन तो नहीं यूज, अपना टेलीफोन सब रहता है, क्या नहीं रहेगा? चलेगा नहीं।
बैंकिंग सुविधा नहीं रहेगा तो बहुत से विकास रुक जाएगा, ठीक ना। ये सभी क्या है, आधारित संरचना, आधारित बेसिक संरचना है, ठीक। अब जानते हैं कृषि जनित उद्योग क्या है, कृषि जनित उद्योग क्या है, कहता है कृषि जनित उद्योग क्या, ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में, जो उत्पाद करते हैं कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। इस उदाहरण में आम से अचार बनना, वो क्या है, टमाटर से सॉस बनाना, ठीक है, उसमें क्या है, कच्चा माल आता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं, ठीक ना। बिल्कुल आप सभी जान गए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है। कहता है मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, मूलभूत बोलने का मतलब कि सबसे जरूरी आवश्यकता क्या चीज है, ठीक ना। आज तो हल्का मचने वाला है बहुत बढ़िया से, आप सबको बिल्कुल ये जानते होंगे कि हमको भोजन नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे, अब भोजन हमको भूख हो रहा है, ये जानता है। बोलता है हमारा रहने के लिए नहीं रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, बहुत दिक्कत है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, कैसे रहेंगे, ये दो चीज जरूरी है क्या, ठीक है। अब बोलते हैं कपड़ा है, फटा है, पुराना है, कैसे पहनेंगे, इधर फटा इधर फटा, इतनी तीन चीज है क्या। और बोलो कोई भी चीज जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, बोलो रोटी में, वो रोटी बोलने का मतलब खाना पीना जो भी हो गया, अपना खाना पीना हो गया, ठीक, उसके बिना हम नहीं रह सकते, चाहे नीमक रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, उसका मतलब नहीं है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान ये तीन चीज बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप सभी की मूलभूत चीज क्या जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। कहता है मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है, क्या चीज है, रोटी कपड़ा मकान, क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये बिल्कुल जान गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट जानते हैं। कहता है कि देखो आप जानने वाले हैं हम सभी, कहता है गरीब क्या है, अब रोटी कपड़ा मकान तो हो गया कि इसको तीनों को चीज बहुत जरूरी है होने और होना भी चाहिए, ऐसा कोई इंसान नहीं कि ऐसा छूटे, बहुत बेहतर रहेगा यदि इतना होते रहेगा सभी को। मैं कहता अब गरीब रेखा क्या, गरीब रेखा के अंतर्गत क्या होता है, गरीब रेखा के अंतर्गत कितनों को व्यक्ति आता है, कौन सा व्यक्ति आता है, किसे गरीब रेखा कहा जाता है, कितना कितना से गरीब रेखा होता है, किसे बीपीएल कहता है, किसे एपीएल कहा जाता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए कहता है गरीब रेखा एक काल्पनिक रेखा, गरीब रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा, इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीब रेखा के नीचे बीपीएल माना जाता है, क्या माना जाता है, बीपीएल, ठीक ना, माना जाता है। और गरीब रेखा से ऊपर लोगों को, रेखा के ऊपर, गरीब रेखा के ऊपर के लोगों को एपीएल, ठीक ना, कहा जाता है, ठीक ना, इसे क्या कहता है, एपीएल। गरीब रेखा के काल्पनिक, गरीब रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक, एक ऐसे खींच दिया है कि इस तरह से काल्पनिक हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, जानते हैं कि काल्पनिक रेखा एक वास्तविक नहीं होता है, ठीक है, वास्तविक रूप से नहीं होता है, काल्पनिक में सूचित कर दिया गया, ठीक। गरीब रेखा के काल्पनिक रेखा का, गरीब रेखा काल्पनिक रेखा कहता है इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे लोगों को गरीब रेखा के नीचे, गरीब रेखा के नीचे लोगों को बीपीएल, गरीब रेखा के नीचे लोगों को बीपीएल माना जाता है। और गरीब रेखा से ऊपर के लोगों को, गरीब रेखा से ऊपर के लोगों को क्या कहता है, एपीएल कहा जाता है, ये एपीएल माना जाता है, ठीक, एपीएल कहा जाता है। बिल्कुल जान गए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। यदि यहाँ पर नहीं समझ आया बच्चा जी, बहुत मुश्किल है कहीं पर समझना, इसीलिए आपसे बिल्कुल क्लास रेगुलर देखिए। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2024 कैलोरी, ग्रामीण कहता है योजना आयोग के अनुसार, किसके अनुसार, योजना आयोग के अनुसार, ठीक। कहता है ग्रामीण क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ग्रामीण यानी कि गांव सभी क्षेत्र में, ठीक है, गांव के क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी तथा शहर क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधारित उसको ऊर्जा होना चाहिए, ठीक ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए भोजन उपलब्धता करवाया जाता है, ठीक ना, तो भोजन उपलब्धता करवाया जाता है, ठीक ना। कितना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी की उसको आवश्यकता जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक। और यदि शहर क्षेत्रों के लिए कितना, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधारित होना चाहिए, कितना, प्रतिदिन होना चाहिए, ठीक है। और कहता है कि आगे देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, सार्वजनिक सभी लोगों के लिए, ठीक, भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या होता है, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम सभी जानकारी लेते हैं, ठीक ना। NREPGB इसको एक्ट के तहत बोला जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है। कहता है नरेगा, मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना, नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों
में साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देते। देखो मनरेगा हो सकता है, ठीक है, क्या होगा मनरेगा, मनरेगा ग्रामीण रोजगार, मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक योजना। ग्रामीण देखो रोजगार में क्या होता है धंधा, मैंने कि मनरेगा में धंधले होता है, लेकिन किसानों को मजदूरों को एक रोजगार का अवसर जो दिया गया है मनरेगा में रोजगार देने के एक अवसर, एक राष्ट्रीय योजना है, एक राष्ट्रीय योजना है कि गरीब को कम से कम हम 1 साल में, ये मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को 1 साल में कि साल भर में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। कितना दिन? 100 दिन। लेकिन 100 दिन होता है, लेकिन मनरेगा कम क्या वाजिब है कि अपने से कम उठा के मजदूर लोग से करता है, बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं, क्योंकि इसमें रोजगार में भी बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक ना। मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना, कौन सा योजना है? राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को एक साल भर में कम से कम 100 दिन की मजदूरी बोलेगा। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों की मजदूरी का अवसर दिया गया है? 100 दिन। कितने दिनों का? 100 दिन, ठीक। तो मनरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। मनरेगा को, किसको? नरेगा को नहीं, मनरेगा होगा। मनरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना जाता है। किसका माना जाता है? रोजगार माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ठीक ना। यहाँ दूसरा पेज स्लाइड हो रहा है, मनरेगा तक हो गया, तब ये पेज में यहाँ पर बिहार का विकास, बिहार का विकास कैसे होता है, ठीक है, जानिए बिहार का विकास की स्थिति के बारे में जानिए, किस तरह से यहाँ पर सभी ने मिलकर किया है। कुंवर नारायण जितने भी हैं, तो बिहार के विकास, तो बिहार के विकास की स्थिति, बिहार के विकास की स्थिति। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। क्या रहा है? काफी गौरवशाली रहा है। जहाँ गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको यहाँ से भी गौतम बुद्ध को भी ज्ञान का प्राप्त हुआ है, कौन से? बिहार से, ठीक। महावीर ने शांति का संदेश यही दिया था, महावीर ने शांति का संदेश यही दिया था कि चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था। कौन था? इसी बिहार में। किसका? कहता महावीर ने शांति का संदेश यही दिया था, ठीक, ठीक है। चंद्रगुप्त और अशोक, शेरशाह सूरी, गोविंद मतलब गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश के रत्न, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार भूमि में हुआ था, ठीक। कहता है बिहार में बहुत मान से मान पुरुष भी बिहार में जन्म लिया। कहता है बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूका था। क्या चीज का? चंपारण आंदोलन का। कहाँ पर? बिहार में, ठीक। कहता है बिहार में लोक नायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बिहार में लोक नायक जयप्रकाश ने, कौन ने? जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। भिखारी ठाकुर का भी जन्म इसी बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसी बिहार में हुआ था, ठीक ना, इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई तरह से समस्या का शिकार है। लेकिन वही बिहार जो आज है ना, बहुत समस्या से जूझ रहा है, ठीक ना, बहुत समस्या से झेल रहा है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है, ठीक है। यहाँ क्या है? गरीबी है, बहुत सा गरीब है, रोजगार बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, ठीक है। एक से रूप से दूसरे में सही से काम नहीं करा तो भ्रष्टाचार है, ठीक है। एक भी काम सही से नहीं होगा। भ्रष्टाचार राजनीति में ज्यादा, बोल में ज्यादा रहता है, ठीक है, सही से कम नहीं होता भ्रष्टाचार। अशांति का माहौल है, शांति का माहौल नहीं है, कभी इससे दंगा उससे दंगा, ये लड़ाई हुए लड़ाई, आज ये पुल टूटा कल ये पुल टूटा, इस तरह से होते रहते हैं बिहार में काम, ठीक। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्य में गिना जाता है। बिहार को किस राज्य में गिना जाता है? तो अति पिछड़े। बोलेगा कि कौन सा राज्य है पिछड़े में, पिछड़ा जाति में, पिछड़ा राज्य में? तो बिहार है। बिहार कौन सा राज्य है? पिछड़ा जाति में, पिछड़ा में गिना जाता है, ठीक। बिल्कुल जान गए किस तरह से जाना था बिहार का इतिहास। इस तरह से बिहार का स्थिति है, माहौल, ठीक ना। यदि आपसे कोई स्क्रीनशॉट लेने का मन होगा ले भी सकता है, यहाँ से फिर यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद देखो, कहते बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ठीक है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? अब चलिए जानते हैं क्यों मिलना चाहिए, ठीक ना। कहता है 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग होने के बाद बिहार में भी झारखंड मिला हुआ था, ठीक ना। कब अलग हुआ है?
15 नवंबर 2000 को, ठीक ना, इसी महीना, आज 13 तारीख है ना, 13 नवंबर, ये 15 2 दिन के बाद हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार में झारखंड को अलग होने के बाद खनिज बाहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए। खनिज का जो बाहुल्य था, खनिज का जो बाहुल्य था कौन था, झारखंड में बाहुल्य चला गया, और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि ही बचा, ठीक ना, तथा कुछ ही उद्योग रह गए। उर्वरक भूमि बोलने का मतलब था उपजाऊ भूमि रहा, ठीक ना, कुछ ही उद्योग रह गए, ठीक ना। बिहार को अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता है। बिहार का जो अत्यधिक है ना, तो कृषि पर ही क्या होता है, निर्भर होता है, जनसंख्या कृषि पर निर्भरता है। सिंचाई की सुविधा का अभाव है, सिंचाई की सुविधा क्या अभाव है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में क्या हो रहा है, तेजी से वृद्धि, जनसंख्या में तेजी वृद्धि हो रहा है, ठीक है, वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्या यहाँ उपस्थित है। गरीबी जैसा अनेक समस्या उपस्थित है। अक्सर बिहार का उत्तरी भाग, अक्सर बिहार का जो है ना उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है, तो दक्षिणी भाग क्या सूखा से ग्रस्त रहता है। दक्षिण देखो, उत्तरी भारत, उत्तरी बिहार बाढ़ से, दक्षिणी क्या सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। कोसी का जो भयंकर बाढ़ का प्रकोप है ना, बहुत खतरनाक आया था, कब, 2008 में, ठीक है। कोसी भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधन इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत होती है। इसके लिए क्या, अधिक धन की जरूरत होती है, ठीक ना, होती है, जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मतलब मेरे बिहार में जितना अंदर में जितना स्थिति है ना, उद्योग धंधा पूंजी से, उससे नहीं पूर्ति हो पाता है जब तक उसका राष्ट्र ने मदद नहीं करेगा, जब तक केंद्र ने मदद नहीं करेगा, ठीक ना। वह कहता है पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए बिहार को क्या मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक। आज से चलिए अब जानते हैं इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए जानते हैं। कहता है कि देखो, कहता है निम्न को, ठीक ना, कहता है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि, कृषि को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा है, भारत है, ठीक। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश क्या कहलाता है, विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक है वह क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है, ठीक ना। अब जानते हैं कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को क्या कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, बिहार को, ठीक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, इसमें देखो क्या क्या रिक्त स्थान है। कहता है कि भारत अंग्रेजी शासन का डैश एक था, एक उपनिवेश था, क्या था, उपनिवेश था, ठीक। चलिए इधर जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी जानकारी लेते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया था, शोषण किया था। क्या कहता है, अंग्रेजों ने भारत को शोषण किया था। क्या किया था, भारत को शोषण किया था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन डैश है, क्या है, एक प्रणाली है, ठीक है, क्या है, एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। कहते हैं द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है,
चलिए फिर से ऑब्जेक्टिव यहाँ से डैश वाला प्रश्न करा देते हैं, ठीक ना, क्योंकि लगता है कि वहाँ पर माइक बंद हो गया था, कहाँ से माइक बंद हुआ था ये पता नहीं चला, ठीक ना, इसलिए करा देते हैं यहाँ से। उसके बाद यदि जहाँ से पहले बंद होगा तो आपसे कमेंट करिएगा, यदि समझने दिक्कत होगा फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक। चलिए कहता है कि 2 नंबर अंग्रेजों ने भारत अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था डैश का क्या था, जैसे शोषण किया था। भारतीयों ने कहता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था, शोषण किया था। इतना को बिल्कुल जानना है। कहता अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश होती है, ये क्या एक प्रणाली होता है, डैश होता है एक प्रणाली होता है। द्वितीय क्षेत्र को डैश कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यकता रूप डैश में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की प्रक्रिया होता है, आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया गया। किसको दिया गया है, नियोजन को दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जानते हैं आगे, ठीक। कहता है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया गया, तो हो गया। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय, क्या चीज़ का, प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है, बहुत दयनीय है। हर चीज़ साधना उपलब्ध है लेकिन तब फिर भी क्या है, गरीब है। तब फिर भी क्या है, अपना व्यवस्था नहीं ऊपर कर सकता है, ठीक है। कहता है बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। कृषि आधार बोलता है जिसका खम्भा जड़ होता है, वही होता है कृषि, ठीक। बिहार के विकास में डैश एक बाधक है, बाढ़ का बहुत बड़ा बाधक है। बाढ़ ने बहुत क्षति बिहार में करता है। उत्तरी बिहार को आधी जिला त्रस्त कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, इस तरह से होता है, ठीक ना। अब लघु उत्तरीय प्रश्न एनसीईआरटी का कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हम सभी बिल्कुल सटीक जानकारी लेने वाले हैं, ठीक। चलो मजा से पढ़ते हैं। कहता अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। क्या है, आर्थिक क्रियाओं का योग है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, कहता वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति का दोनों का अधिकार होता है। किसका, सरकार का भी अधिकार हो और निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं, दोनों का स्वामित्व होता है। दोनों स्वामित्व मतलब निजी होता है, ठीक ना, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। अब चलिए जानते हैं जैसे भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहते हैं सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या कहते हैं, वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी में कहते हैं भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रख कर क्या कहता है, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। वे सभी यदि थ्योरी क्लास शुरू से देखते होंगे तो आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर खुद पहले भी बताए थे समझा के। अब चले जानते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है। कहता है राष्ट्र के प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधन विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन करता है। यहाँ उस तरह से वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया था। क्या किया था, तैयार किया गया था, ठीक ना। मानव विकास के 3 सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। इसमें 177 देशों की मानव विकास गणना की गई है। इसमें 177 देशों की मानव गणना की गई है, ठीक। चलो हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालना। आधारिक संरचना क्या है, उसे प्रकाश डालना मैंने विवेचना करना उसका, ठीक ना। चलो देखो, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा, उसे क्या कहते हैं, देश का आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, परिवहन, ये सभी की आधारिक संरचना है, ठीक। चले नेक्स्ट पेज के साइड, ठीक ना। चलो अब दीर्घ उत्तरीय कुछ प्रश्न आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया, ठीक ना। कहता है अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। आर्थिक में कहता है अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं
संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसे ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहा, इसे क्या कहता है, अर्थव्यवस्था का संरचना कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसे 3 भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। बिल्कुल जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। इसी में प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, सभी का अलग अलग परिभाषा जानते हैं। और क्या प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली और पालन, जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना, ये सभी व्यवसाय जैसे व्यवसाय आते हैं, ये सभी व्यवसाय आते हैं कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक। द्वितीय क्षेत्र जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी उपयोग सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि का उत्पादन आते, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अब तृतीय क्षेत्र क्या है, अब जानते हैं तृतीय क्षेत्र क्या है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं भी शामिल होते हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक। अब जानते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं, ठीक। आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि प्रो मेयर एवं वाल्मेडिविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। राष्ट्र आय में क्या होता है, वृद्धि होता है। देखो जिसका अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होता है, जिसके पास ज़्यादा पूंजी है, तो वे कहता है आगे दीर्घ के लिए क्या होता है, ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ज़्यादा फायदा होता है, मैनेज बहुत अच्छा होता है कि आगे पीढ़ी के लिए भी जिम्मेदार रहता है कि हम व्यवस्था रखें हैं आगे पीढ़ी के लिए भी, ठीक ना, भविष्य की भी पीढ़ी के लिए, इसलिए रखना भी चाहिए। इसलिए ज़्यादा जिसको पास अर्थव्यवस्था है तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। कहता है कि अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। सामान्यतः आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान का प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, विकसित देशों के लिए होता है। अब जानते हैं 3 नंबर, आर्थिक विकास के माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आर्थिक विकास के माप के 2 सूचकांक हैं, एक राष्ट्रीय आय, एक प्रति व्यक्ति है। एक राष्ट्र आय, एक प्रति व्यक्ति है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ठीक ना। अब जानते हैं राष्ट्र आय क्या है। अब जानते हैं राष्ट्र आय क्या है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के या मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्र आय सबसे अधिक है क्या है, विकसित देश। और जिस देश का राष्ट्र आय कम है वह विकसित कहलाता है, ठीक ना, वह विकसित देश कहलाता है। वह जिस देश का रहते क्या अविकसित होगा, ठीक है। जिस देश का सबसे अधिक होता है क्या वह विकसित होगा ना। चलिए बिल्कुल जान गए। अब यहाँ से प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक। प्रति व्यक्ति आय अतः प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्र आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल जो आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। भागफल जो आता है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों में पर इतना रुपया ना 2004 के अनुसार ये लिखा है में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष, इससे अधिक है वह विकसित देश। और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया प्रति वर्ष है उससे कम है उन्हें क्या कहते हैं, निम्न आय वाला देश कहा है। उसे क्या कहता है, निम्न आय। देखो जिसका 37,000 है वो निम्न आय, और यदि 4,53,000 क्या है, विकसित है, ठीक। और जो आता है कम तो निम्न आय वाला देश कहलाता है। बिल्कुल जान गए। चलिए 4 नंबर जानते हैं। 4 नंबर क्या है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के कुछ उपाय बताएं। कहता है बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार है। कुछ प्रमुख कारक क्या है, इस प्रकार है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे देखो बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, साधन कम होता है। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। अधिक संख्या क्या भरण पोषण में ही संभव हो जाता है। उसको भरना है, मतलब उसका पोषण खिलाना पिलाना है उसी में चलाता है। क्योंकि जो मनुष्य चाहे कर रहे जीव या कोई भी यदि मनुष्य यदि एक बार पैदा होता है तो धरती पर उसको मारने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन किसी न किसी विधि द्वारा उसको जिला जाता है, ठीक।
चले जानते हैं 2 नंबर। कहता है कि आधारिक संरचना का अभाव किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी होता है। आधारिक संरचना के लिए होना क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। बिहार इस मामले में क्या है, पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का क्या है, बहुत अभाव है। ठीक, अभाव है। ठीक, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं भी कम है। ठीक है, इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति क्या है, कायम है। ठीक ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि कृषि पर निर्भरता बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ बिहार में ऐसे भी बहुत कृषि पर आधारित है। बिहार में कृषि प्रधान ही देश है। ऐसे भारत ही कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित है। ठीक है, वह कहता है कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। कृषि पर भी हालत क्या ठीक नहीं है। किसके चलते उपज कम आता है। उपज क्या आता है, कम आता है। ठीक, कहते हैं बाढ़ तथा सूखा से क्षति क्या होता है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। ठीक ना। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना क्या होता है, बिहार में तय है। चाहे कम आए या ज़्यादा, लेकिन आता है हर साल। इससे जान माल की क्षति होती है। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को क्या होता है, अकाल जैसी समस्या का हो जाता है। अकाल जैसी समस्या का या स्थिति का सामना करना पड़ता है। अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार या इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है। जिससे कि उसको बहुत परिस्थिति हर साल झेलना पड़ती है। इस कारण से क्या है, स्थिति नॉर्मल है बिहार का। ठीक ना। जितना भाई लाता है साल भर में बहुत डूब भर जाता है, मर जल जाता है फसल। देखो आगे 5, औद्योगिक पिछड़ापन किसे कहते हैं। यह औद्योगिक पिछड़ापन क्या है, किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है। लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य हो गई, कम हो गई या हो रही है। ठीक ना, नगण्य ही रह गई, सबसे कम रह गया, बहुत कम रह गया। ठीक ना। अब जानते हैं गरीबी क्या है। कहते हैं गरीबी, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है। बिहार में निर्धनता का क्या है, दुष्चक्र है, बहुत ही है। ठीक ना। बिहार में निर्धनता का क्या है, बहुत दुष्चक्र है। ठीक ना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और है 2-3 को। कहता है कि जानते हैं खराब विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खराब विधि व्यवस्था क्या है। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है। सभी राज्य के लिए होता है, चाहे देश रहे या राज्य, अपना घर क्यों नहीं जरूरी होता है। लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। क्या था, कानून व्यवस्था क्या था, कमजोर स्थिति में थी। जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था। ठीक है। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। ठीक है, बिहार का बहुत पिछड़ेपन का क्या था, कारण बन गया। ठीक, चलो आगे जानते हैं। कुशल प्रशासन का अभाव बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी ही हो गई जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है। कहते हैं जनसंख्या पर नियंत्रण। अब जानते हैं जनसंख्या पर नियंत्रण क्या करना। ठीक ना। कहता है जनसंख्या पर नियंत्रण, राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए।
राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए, इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि महिला शिक्षित करते हैं तो वे बहुत सा विकसित घर का करता है। ठीक है, इसलिए महिला को शिक्षित करना महा आवश्यक जरूरी है। ठीक, कहता है 2 नंबर, कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में कृषि ही क्या है, जीवन का आधार है। ठीक ना, कहता अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। ठीक ना, इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। ठीक ना, चलता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 3 नंबर, बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण इसको कैसे करना चाहिए। ठीक ना, कहता है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक ना, हो जाता है। जान माल की भी काफ़ी क्षति होती है, जान माल की भी काफ़ी क्षति होती है। ठीक ना, कहता उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसीलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में है। लेकिन दूसरा भाग क्या है, बिहार का आधा भाग सूखे की चपेट में रहता है। अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाया जाता है यदि, लेकिन इस तरह से समझौता करके कर सकता है तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि देखो आधारिक संरचना का विकास क्या है। ठीक है, बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है। ठीक है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, यह बढ़ाया जाए तो सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा में क्या लाना जाए, सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक बढ़ जाए या और अधिक आगे बढ़ जा सके। ठीक ना, और आगे जानते हैं। ठीक ना, क्या है, देखो क्या कहता है कि 5 नंबर में उद्योगों का विकास क्या है। बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया। उद्योग में क्या थी, बहुत विहीन हो गया, कम हो गया। ठीक ना, मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी थी। चीनी मिल था बिहार में, लेकिन अधिकतर क्या था, बंद पड़ी थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का क्या पुनः विकास किया जा सके, पुनर्विकास फिर से किया जा सके। ठीक ना, इस तरह से स्थिति में ये सभी हो गया है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जानते हैं। उसके बाद फिर 6, 7, 8, 9 इस तरह से, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है गरीबी दूर करना। कहते हैं बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीब रेखा के नीचे लगभग 42% से अधिक है। गरीब रेखा से क्या 42% अधिक लोग यहाँ जीवन अवसर कर रहे हैं। ठीक ना, कर रहे हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। इन्हें स्वरोजगार, अपने आप रोजगार देने के लिए क्या प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक, कहता साथ में शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास लगाया जा सकता है। ठीक ना, तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आर्थिक गतियों को क्या किया जा सकता है, तेज किया जा सकता है। ठीक ना, और 8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। ठीक, कहता है कि स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। ठीक है, तभी विकास कर सकते हैं। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण करना चाहिए। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण की जरूरत है। हाथ देने की जरूरत है, माने हस्ताक्षर करने की जरूरत है। ठीक है, किसको, केंद्र को हस्तांतरण की जरूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता की जाए। जिस तरह होता है कि मानो किसी को ज़्यादा मान के भी इसको देना चाहिए, विशेष रूप में ज़्यादा देना चाहिए, इसलिए सभी को रूप में बराबर बढ़ देता है, कम दे देता है। ठीक, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं
कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश के राज्यों को विशेष सहायता मिलती है। ठीक है, इस तरह जिसको मिलता है उसी प्रकार सबको भी मिलना चाहिए। यह चैप्टर एंड हो गया। अब चैप्टर दूसरा आता है। यदि इस तरह से यदि क्लास पूरा ख़त्म कर लिए, यदि एंड कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक क्लास देखने के लिए। यदि आप सभी इस तरह वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। इनसे यदि क्वेश्चन कर लेते तो आप सभी एक भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो हम मेरा गारंटी है, दावा है। इसी तरह से आप सभी का 1 शॉट में सभी चैप्टर करवा देंगे। और आप सभी को बिल्कुल यदि मैथ बिल्कुल 0 लेवल से सीखना है तो मेरे साथ जुड़ते रहिए। उनको आप सभी को बिल्कुल मैथ 0 लेवल से सिखाएंगे। ये मेरा गारंटी, वादा और दावा है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।